साथियों नमस्कार। आज मैं यानी मनोज दुबे आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे और आपके हृदय में अपने फौजी भाइयों के लिए और भी सम्मान और प्यार भर जाएगा। ये कहानी मेजर मुकुंद वरदराजन, एक फौजी के देश प्रेम और बलिदान की कहानी है। आशा है आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर देश की सीमा पर यह आदमी ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन जिस सेना ने हमें इतनी आजादी दी है, कभी सोचा है इस आजादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं, तो आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। यह एक सच्ची घटना है जो कि आपको इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। मुझे गोली लगी, मैं यकीन ही नहीं कर सकता। मेजर मुकुंद वरदराजन, याचुगुचान, जम्मू व कश्मीर, जून 2013। 7.62 mm सिंगल शॉट हवा को चीरते चले गए। जैश ए मोहम्मद के आतंकी कमांडर को घेर लिया गया था। वह अपनी AK-47 राइफल के साथ दुबक कर बैठा हुआ था। उसके सामने दो मुसीबतें खड़ी थीं। एक, उसके पास एक ही मैगजीन बची थी और दूसरी, भारतीय सेना के 12 जवानों की टीम ने उसे घेर लिया था और इस टीम की अगुवाई मेजर मुकुंद वरदराजन कर रहे थे। साल था 2013 और महीना था जून। हर रोज की तरह शाम आज भी गर्म थी और अल्ताफ बाबा को पता था कि अंत नजदीक है। कश्मीर के सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक सेना उसके पीछे पड़ी थी। उसके पास आखिरी सांस तक लड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। दक्षिण कश्मीर के यागुचान गांव को उसने अपने आखिरी छुपने के ठिकाने के तौर पर चुना था। सेब के पेड़ों पर फल आ गया था, लेकिन अभी फसल को पकने में 2 महीने बाकी थे। उसके बाद ही सेब तोड़ने लायक होंगे। अल्ताफ बाबा उस सबक का पालन नहीं कर रहा था जो उसके पाकिस्तानी आकाओं ने उसे सिखाया था। इस सबक के अनुसार आतंकवादियों को भारतीय जवानों के साथ लड़ाई में अपने हथियारों को पूरी तरह ऑटोमेटिक मोड में रखना चाहिए ताकि जवानों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन आज उसकी आखिरी मैगजीन ही बची थी। अल्ताफ बाबा के पास कोई उपाय नहीं था। बस एक ही रास्ता बचा था कि वह एक बार में एक ही गोली चलाए और जितनी देर तक हो सके मुठभेड़ को लंबा खींचता रहे। सेना के दर्जन भर जांबाजों की टीम पक्के इरादों साथ उसे घेरे हुए थी। आतंकवादी को अब तक समझ आ गया था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई है और निकलकर भागना संभव नहीं है। लेकिन केवल अल्ताफ ही नहीं था जिसके पास गिनती की गोलियां बची थीं। कई फीट दूर मेजर वरदराजन भी गोलियों को गिन रहे थे। वे 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के अपने कमांडोज के साथ तैनात थे। सेब के बागों के भीतर चलाई जा रही एक एक गोली बड़ी कीमती थी। मेजर वरदराजन ने अपने साथी सिपाही विक्रम सिंह के कान में धीरे से कहा, उसके पास गोलियां खत्म हो रही हैं। उनका यह अंदाजा सही था, क्योंकि इसीलिए आतंकवादी गोलियों की बौछार न करके एक एक गोली चला रहा था। उन्होंने कहा, उसके 30 गोलियां चलाने के बाद मैं उसे दबोच लूंगा। लेकिन गणित उतना सीधा भी नहीं होता जितना वह दिखता है। एक सामान्य कलाशनिकोव मैगजीन में 7.62 mm के 30 राउंड आते हैं और मेजर वरदराजन को पता है कि आतंकवादी अपनी आखिरी मैगजीन से कितनी गोलियां दाग चुका है। 17, 16, 15, 14 आधी मैगजीन बची थी। मेजर वरदराजन को ये बात भी अच्छी तरह पता थी कि अल्ताफ बहुत मोटी चमड़ी का खूंखार और कमांडो जैसी ट्रेनिंग हासिल किए हुए था। उसके पास अभी भी इतनी गोलियां बची थीं कि वह दबोचे जाने से पहले कम से कम 5 जवानों को मौत की नींद सुला सकता था। वह इंतजार करता रहा। उसकी उंगलियां उसकी बंदूक के ट्रिगर पर थी और गोलियां लगातार दागी जा रही थीं। 9, 8, 7, 6 वो जानबूझकर रुक रुक कर गोलियां चला रहा था और इस तरह उसकी आखिरी बची गोलियों के बीच में समय का अंतराल बढ़ता जा रहा था। जैसा कि मेजर वरदराजन ने अनुमान लगाया था, गोलीबारी बंद हो गई। युवा मेजर पिछले 25 मिनट से आड़ में छुपे बैठे थे और अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार थे। विक्रम उन्हें कवर फायर मुहैया करा रहा था। 6 फीट 3 इंच लंबे मेजर वरदराजन अपनी पोजीशन से बाहर निकले और सेब के बगीचे में सीधे आतंकवादी पर निशाना लगाए हुए आगे बढ़े। कुछ कदमों की ही दूरी थी जो उन्होंने कुछ दम में ही माप दी।
उनकी बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। अल्ताफ बाबा को बेहद करीब जाकर उन्होंने गोली मारी और वह धड़ाम से धरती पर गिर गया। वह मर चुका था। जैश कमांडर की लाश के पास खड़े खड़े ही मेजर वरदराजन ने अपनी बुलेट प्रूफ टोपी उतारी। उन्होंने अपनी लड़ाकू वर्दी में से मोटोरोला का फोन निकाला। उन्हें अपने सीईओ को मिशन सफल होने की खुशखबरी देनी थी। अल्ताफ बाबा पाखरपोरा का रहने वाला था। वह दक्षिण कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सारे आतंकवादी अभियानों की निगरानी करता था। उसका मारा जाना एक बड़ा शिकार था। मेजर वरदराजन ने अपने माथे का पसीना पोंछा और टोपी को फिर से सिर पर रखते हुए कहा, सर, एक अच्छी खबर है। हमने अल्ताफ को मार गिराया। आतंकवादी मारा जा चुका था, लेकिन ऑफिसर और जवान सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देना चाहते थे। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो मैडी कि यह वही है? दूसरी ओर से सैटेलाइट लाइन पर कर्नल अमित सिंह डबास की आवाज सुनाई दी। 44 राष्ट्रीय राइफल्स के सीईओ कर्नल डबास जाबोरा मंडलों में अपने हेडक्वार्टर में थे। यह इलाका सेबों के शहर शोपियों के समीप था। मैं उसकी लाश के पास खड़ा हूँ, मेजर वरदराजन ने जवाब दिया। मैं उसके चेहरे को देख रहा हूँ। कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके कर्नल डबास को तुरंत एहसास हुआ कि मेजर वरदराजन कोई साधारण सैनिक नहीं है। मेजर को कश्मीर घाटी में उनकी कमान में आए हुए मुश्किल से 3 ही महीने हुए थे। ऐसी कोई वजह नहीं थी कि कर्नल मेजर को पसंद न करते। जिस दिन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, सीईओ ने मेजर वरदराजन को मैडी नाम दे दिया था। कर्नल डबास बताते हैं, मुझे लगा कि उसकी शक्ल एकदम फिल्म एक्टर माधवन से मिलती है। मेजर वरदराजन भी चेन्नई से था, इसलिए मैंने उसे मैडी बुलाना शुरू कर दिया और यही उसका नाम पड़ गया। मेजर वरदराजन ने अल्ताफ बाबा की गोलियों को गिनने की जो तिकड़म गिराई थी, वह न केवल 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स में चर्चा का विषय बन गई, बल्कि दक्षिण कश्मीर में तैनात अन्य बटालियनों में भी यह बात फैल गई। दक्षिण कश्मीर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का गढ़ है। मेजर वरदराजन अब 44 VRR मेजर के नाम से लोकप्रिय हो गए। एक ऐसा सैनिक जो गोलीबारी के बीच खुद पर इतना नियंत्रण रखता है कि वह शांति के साथ उन गोलियों को गिन रहा है जो दुश्मन उसकी ओर चला रहा है। ये वाकई गजब की बात थी। ये योद्धा अपनी यूनिट में मनोरंजन का साधन भी बन गया था। मेजर वरदराजन कभी भी गणित में कोई खास होशियार नहीं थे। वे अक्सर अपने साथी अफसरों को बताया करते थे कि स्कूल में गणित में फेल होने से बचने के लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। एक दिन मेस में जब शराब का दौर चल रहा था तो उसी बीच में अल्ताफ बाबा मुठभेड़ मामले का भी जिक्र आ गया। एक साथी कंपनी कमांडर ने मजाक किया, भगवान का शुक्र है मैडी, गोलियां गिनने में तुम्हारा हिसाब किताब नहीं गड़बड़ाया, अपना साइज देखो जरा। तुम्हें क्या लगता है वो राक्षस तुम्हें छोड़ देता? मेजर वरदराजन पर जो चुटकुला छोड़ा गया था, ऐसी बातें 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के बीच यारी दोस्ती में सब चलती थी। लेकिन किसी को भी मजाक में भी इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं था कि अल्ताफ हुसैन का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी बात थी। आतंकी कमांडर जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच गठजोड़ बनाने में लगा था ताकि दोनों आतंकी संगठन मिलकर दक्षिण कश्मीर में तबाही मचा सकें। उसकी मौत इलाके में जैश और हिजबुल के नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाली थी। आतंकवादी के मारे जाने के अलावा उसके कब्जे से मोबाइल फोन, कोड भाषा में लिखी मैट्रिक्स शीट्स भी मिली थीं, जिनकी जांच में नई बातें सामने आई। उनकी जांच से अंततः बेहद संवेदनशील जानकारियां हाथ लगी। आतंकवादी कैडरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का पता चला, इलाके में उनकी मदद करने वाले सामान्य नागरिकों की पहचान पता चली। साथ ही उन्हें शरण देने वाले और उनकी मदद करने वालों का भी राज खुला। अल्ताफ बाबा के मारे जाने के बाद मेजर वरदराजन का ध्यान अब आतंकवादी से मिले कोड्स को सुझाने में लगा था और इसके लिए उन्हें कई बार श्रीनगर में सेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिटेनमेंट में जाना पड़ा। कर्नल डबास बताते हैं, कई हफ्ते तक वह अपना हर दूसरा दिन श्रीनगर में बिताते थे, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिटैचमेंट विभाग को कितनी सफलता मिली है। उन्हें ये पता था कि इन कोड्स के पीछे बहुत काम की चीजें छुपी हैं।
उनको इसको सुलझाना उनके लिए जुनून बन गया था। युवा ऑफिसर को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि इन कोड्स के पीछे जो गोपनीय जानकारी छुपी है, उसका रास्ता किसी बड़े आतंकवादी टारगेट्स और किसी बड़ी आतंकी योजना तक जाता है। मेजर वरदराजन के दिलो दिमाग में यही बात हरदम छाई रहती थी। उनकी यूनिट के ऑफिसर याद करते हैं कि वे इसके अलावा किसी और के बारे में बात ही नहीं करते थे। मुठभेड़ के 3 महीने बाद सेना के विशेषज्ञ आखिरकार उन कोड्स को सुलझाने में कामयाब हो गए। इसके बाद मेजर वरदराजन ने उस खुफिया जानकारी के एक-एक टुकड़े को जोड़ा। उनमें शोपियां और उसके आसपास आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। मेजर वरदराजन का शक सही साबित हुआ। कोड्स में बहुत ही खास जानकारी छुपी हुई थी। उसमें सबसे अहम जानकारी काजी पथरी गांव में एक पहाड़ी पर कुछ घरों के बारे में थी। ये गांव शोपियां शहर के सामने पहाड़ी पर था। इन घरों में यारवान के जंगलों से शोपियां और उससे आगे जाने वाले आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी। यह गोपनीय रिपोर्ट मिलने के बाद मेजर वरदराजन अपने सीओ के पास गए। उनके हाथ में उन घरों की पहचान दिखाता एक सैटेलाइट नक्शा था। मेजर वरदराजन ने कर्नल डबास को बताया, सर, इन घरों पर हर समय निगरानी रखनी होगी। एक दिन हमें यहाँ कुछ बड़ा हाथ लगेगा, लेकिन हमें ये दिखावा करना होगा कि हम इस इलाके पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 7 महीने बाद वर्ष 2014 की गर्मियां थीं। देश के सबसे लंबे आम चुनाव अपने चरम पर थे। उसी समय मेजर वरदराजन की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। 25 अप्रैल 2014 वक्त था दोपहर 2:30 बजे का। मेजर वरदराजन 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स की चार्ली कंपनी में लंच करने के लिए बैठे ही थे। कंपनी का हेडक्वार्टर बारामूला में शाजी मार्ग पर था। उसी समय उन्हें अपने एक विश्वसनीय सूत्र से एक खबर मिली। वह ऐसी खबर थी कि उसके लिए लंच छोड़ना बनता था। खबर थी कि जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर अल्ताफ वानी काजी पथरी गांव में है और वह उन्हीं में से किसी एक घर में छुपा है, जिनका पता मेजर वरदराजन ने कोड से लगाया था। एक क्षण भी गंवाना उचित नहीं था। उन्होंने अपनी QRT को ऑपरेशन के लिए तैयार होने का आदेश दिया। मेजर वरदराजन ने अपने सीओ को फोन मिलाया। सर, मेरे पास A1 खुफिया जानकारी है। वानी वहां है। मैं अपनी QRT के साथ गांव की ओर जा रहा हूं। अल्ताफ वानी ने अल्ताफ बाबा की जगह ले ली थी और वह जैश का डिवीजनल कमांडर बन गया था। वह बाबा के काम को आगे बढ़ाने के लिए बेचैन था। जैश के आत्मघाती दस्तों और लश्कर-ए-तैयबा की कमांडो शैली में लड़ने वाली यूनिटों को एकजुट करने में लगा था। अल्ताफ बाबा की मौत के कुछ समय बाद ही वानी सेना की नजर में आ गया था। काजी पथरी, जम्मू व कश्मीर, 25 अप्रैल 2014। सेना के वाहनों में सवार होकर मेजर वरदराजन और उनकी टीम के जवानों को गांव तक पहुंचने में आधा घंटा भी नहीं लगा। 3 बजे तक QRT टीम 6 जोड़ों में बढ़ चुकी थी और उन्होंने उस 2 मंजिला पक्के मकान की घेराबंदी कर दी थी, जहां शिकार के छुपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद मेजर वरदराजन ने वही किया जो वह नागरिकों के रिहायशी इलाकों में किसी भी ऑपरेशन से पहले करते थे। उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया कि वे वहां के बाशिंदों को उस इलाके से बाहर कर दें। ऐसा उन बाशिंदों की सुरक्षा के मद्देनजर ही किया जाता है। जिस घर पर मेजर वरदराजन और उनके जवानों की नजर थी, वह उस गांव में सबसे बड़ा था। उस घर के बाहर विशाल आंगन था, उसमें बड़ा सा बगीचा और 2 आउटहाउस भी थे। मेजर वरदराजन ने उस पूरे इलाके की अपनी नजरों से कुछ ही सेकंड में स्कैनिंग कर ली। भारी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जवानों को पक्का पता नहीं था कि घर के भीतर कितने आम नागरिक हैं। आर्मी स्नाइपर्स कुछ ही मिनट बाद पहुंच गए और पड़ोस के घरों की छतों पर पोजीशन संभाल ली, लेकिन शार्प शूटर्स को अपना निशाना साफ नजर नहीं आ रहा था। वे मोर्चा संभाल कर बैठ तो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि निशाना किस पर लगाना है। मेजर वरदराजन ने जैसे ही अपने जवानों के साथ निर्णायक ब्रीफिंग शुरू की, उन्हें काजी पथरी गांव के ही एक आदमी से हिला देने वाली खबर मिली। गांव में छुपने वाले आतंकवादी आए दिन उस गांव के लोगों की जान को भी खतरे में डालते रहते हैं। उनमें से अधिकतर गांव वाले उनके बारे में कोई भी जानकारी देने से डरते हैं।
कुछ दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़ाई में मोहरा नहीं बनना चाहते और कई बार वे अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं। मेजर वरदराजन ने तुरंत यह सूचना अपने सीईओ को रेडियो संदेश के जरिए भेजी। सर, केवल अल्ताफ नहीं है, उसके साथ लश्कर के भी 2 आतंकवादी हैं, हम उनसे संपर्क करने ही वाले हैं। मेजर वरदराजन ने इतना कहकर अपनी बात खत्म ही की थी कि कर्नल डबास को गोलियों की आवाज सुनाई दी। बटालियन हेडक्वार्टर काजीपथरी गांव से ज्यादा दूर नहीं था। गोलियों के चलने की आवाज से सैनिकों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और इस मामले में तो कर्नल डबास ये सोचकर आश्वस्त थे कि उनके सबसे जाबाज अफसरों में से एक अपना कर्तव्य निभा रहा है। इसके बावजूद उन्होंने यूनिट के और जवानों को तुरंत लोकेशन पर रवाना होने का आदेश दिया। उन्होंने जवानों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द वहां पहुंचकर मेजर वरदराजन की टीम को मजबूत करें। कर्नल डबास ने गोलियों की जो आवाज सुनी थी वह तो केवल शुरुआत थी, जो जल्द ही भीषण लड़ाई में बदलने वाली थी। आतंकवादियों ने घर के भीतर काफी सोच समझकर मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने मेजर वरदराजन और उनके जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवान भी हल्की फुल्की गोलीबारी कर रहे थे और वे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आतंकवादी आखिर घर में कहां छुपे हैं। गोलीबारी करीब घंटे भर तक होती रही, लेकिन आतंकवादियों की सटीक पोजीशन का पता नहीं चल सका। मेजर वरदराजन ने अपनी घड़ी देखी, 5 कब के बज चुके थे। वह जानते थे कि उन्हें सूरज छिपने से पहले कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अंधेरा होने से आतंकवादी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे, लेकिन आतंकवादी शायद पहले ही तैयारी कर चुके थे कि मुठभेड़ को सूरज डूबने तक खींचा जाए, ताकि वे बाद में अंधेरे का फायदा उठाकर जवानों को चकमा दे सकें। मेजर वरदराजन ने एक लंबी सांस ली। उन्हें पता था कि यह कोई विकल्प नहीं है। इतनी घेरेबंदी के बावजूद अल्ताफ वानी को हाथ से जाने देने का मतलब होता कि सुरक्षा बलों को निकट भविष्य में दूसरा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला था। इससे जहां जवानों के हौसले पस्त पड़ जाते, वहीं आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो जाते। यदि अल्ताफ वानी इस मुठभेड़ से भागने में सफल हो गया तो दुश्मन खेमे में ये दुष्प्रचार हो जाता कि वानी एक जादूगर है जिसने सबसे बहादुर जवानों को भी गच्चा दे दिया। इस शाम में जो शिकार किया जाना था वह कई और मायनों में भी खास था। काजीपथरी के इस घर में जो आतंकवादी छुपे हुए थे, उन्होंने अनंतनाग लोकसभा सीट पर मतदान के एक दिन पहले ही एक निर्वाचन अधिकारी की हत्या कर दी थी और 5 अन्य को घायल कर दिया था। मतदान कर्मचारी शोपियों की ओर जा रहे थे कि उसी समय आतंकवादियों ने उनकी बस पर हमला बोल दिया। घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया वैसे ही बहुत संवेदनशील मामला है और ऐसे में मतदान कर्मचारी के हथियारों का खात्मा करने का खास मतलब भी था। ये केवल राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आतंकवादियों को मारना भर नहीं था। दिन तेजी से डूब गया और लड़ाई में अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा था। मेजर वरदराजन ने एक योजना बनाई। उन्होंने विक्रम के कान में फुसफुसाकर इसकी जानकारी दी। विक्रम ने जवाब में सिर हिलाकर इशारा किया कि वह जाने के लिए तैयार है। एक दूसरा जवान कवर फायर दे रहा था और मेजर वरदराजन तथा विक्रम पेट के बल लेटकर बगीचे से होकर आगे बढ़ने लगे। गोलियां दोनों के सिरों के ऊपर से गुजर रही थीं। दोनों घर के अगले दरवाजे तक पहुंच गए। मेजर वरदराजन ने तुरंत एक प्रोवाइंड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया और विक्रम को इशारा किया कि वह उनके साथ सुरक्षित दूरी तक पीछे हट जाए। 5:30 बजे थे। कानफोड़ू विस्फोट के साथ घर का अगला हिस्सा मलबे के गुबार में तब्दील हो गया। मेजर वरदराजन और विक्रम ने भूल छटने का भी इंतजार नहीं किया और अपनी अपनी बंदूकों को बर्स्ट मोड में कर लिया और घर में घुस गए। वे अंधेरे में अपना शिकार खोजने लगे। मलबे में आधे दबे एक आतंकवादी ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एक गोली मेजर वरदराजन के हाथ के अगले हिस्से में लगी। सेकंड का 100वां हिस्सा भी आतंकवादी को अगर मिल जाता तो दोनों जवानों के शरीर के चिथड़े उड़ जाते, लेकिन दोनों ने तुरंत कार्रवाई की। अपनी अपनी बंदूकों का मुंह उन्होंने उस आतंकवादी की ओर किया। उसके बाद न जाने कितनी गोलियां उसके शरीर में उतार दी। मेजर वरदराजन के सामने एक शव पड़ा था। वह एक कदम उसकी ओर बढ़े। आतंकवादी के शव से गोलियों का धुआं उठ रहा था। वह उसे करीब से देखने के लिए उसके ऊपर झुक गए।
मेजर वरदराजन को पता था कि अल्ताफ वानी कैसा दिखता है और एक बात तो निश्चित थी कि यह वानी नहीं था। वो और आतंकवादी अभी घर में मौजूद थे। अब मलबे का ढेर उन्हें कवर कर रहा था और उनमें से एक तो पक्का अल्ताफ वानी था। मेजर वरदराजन और विक्रम आगे की कार्रवाई के बारे में कोई फैसला करते कि तबाह हो चुके मकान के निचले तल के एक अंधेरे कोने से हवा में तैरते ग्रेनेड नजर आए। कमरे को भीतर से खाली कराने की यह एक अच्छी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। मेजर वरदराजन और विक्रम ने जमीन पर छलांग लगा दी। उन्होंने अपने हाथ अपने कानों पर लगा लिए। वे ग्रेनेड दोनों जवानों से कुछ ही फीट की दूरी पर गिरकर फट गए। चर्रे मलबे में जा धंसे और जवान सूद भर की दूरी से बच गए। इसी बीच मौका मिलते ही उसमें से एक आतंकवादी उसकी आड़ लेकर घर से बाहर निकला और आउट हाउस की ओर भागा, जो एकदम दूसरे किनारे पर था। जब वह आतंकवादी निकलकर भागा तो उसने एक नजर मेजर वरदराजन को देखा और मेजर वरदराजन ने उस चेहरे को पहचान लिया। वह अल्ताफ वानी था। मेजर वरदराजन लड़ाई को खत्म करने के अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते थे। आखिरी पड़ाव पर हमेशा उनका पलड़ा भारी रहता था और वह ताकत के बल पर लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाते थे। कर्नल जबास याद करते हैं, उसकी आक्रमण शैली बर्फ जैसी एकदम ठंडी और बहुत ही सोची समझी होती थी। मैडी का यह मानना था कि जो युद्ध में पहल करता है और आक्रामक अंदाज में लड़ता है, जीत उसी की होती है, यानी पहले मारे सो मीर। तो जब कर्नल जबास को मुठभेड़ स्थल से एक ऑफिसर ने ये रेडियो संदेश भेजा कि मेजर वरदराजन और विक्रम अल्ताफ वानी को दबोचने के लिए आउट हाउस की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। क्यूआरटी लगातार मकान पर गोलीबारी कर रही थी। उनको लग रहा था कि तीसरा आतंकवादी अभी भी मकान के भीतर छुपा हुआ है, लेकिन मकान के भीतर से कोई जवाबी गोलीबारी नहीं हो रही थी। मेजर वरदराजन ने आउट हाउस पर एक ग्रेनेड फेंका। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि वानी अगर मरा नहीं होगा तो पस जरूर पड़ गया होगा। ये साफ हो गया कि ग्रेनेड ने एक आतंकवादी को मार गिराया था, लेकिन उसके साथ एक और भी था। जब अल्ताफ वानी घर के मलबे से निकलकर भागा तो वह अकेला नहीं था, दूसरा आतंकवादी भी उसके साथ था। वह दूसरा आतंकवादी था जो ग्रेनेड हमले में मारा गया। वानी जिंदा बच गया था। सिपाही ने आतंकवादी पर कई गोलियां दागू, लेकिन वानी आउट हाउस में इकट्ठा किए गए लकड़ी के लट्ठों की आड़ लिए हुए था। वह अपने ठिकाने से गोलियां चला रहा था। मेजर वरदराजन ने देखा कि उनका दोस्त जमीन पर गिर गया। विक्रम को 2 गोलियां लगी थी। एक गोली ने उसकी गर्दन को किसी कपड़े की तरह फाड़ दिया, जबकि दूसरी गोली उसके जबड़े में घुस गई। गर्दन के आर पार गोली लगने से आमतौर पर मौत तो पक्की होती है। मेजर वरदराजन को पता था कि उनका एक बेहद बहादुर और हिम्मती, भरोसेमंद सैनिक अलविदा करने वाला था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह लड़ाई उनके दोस्त की ही नहीं, उनकी भी जान ले लेगी। जैसा कि सभी मुठभेड़ों में होता है, भावुक होने या शोक मनाने के लिए कोई क्षण नहीं होता। एक क्षण भी रुके बिना मेजर वरदराजन ने अपनी AK-47 बंदूक आगे की ओर तान दी और अल्ताफ वानी पर गोलियों की बौछार करते चले गए। आतंकवादी वहीं ढेर हो गया। उन्हीं आखिरी क्षणों में अल्ताफ वानी की बंदूक से निकली कुछ गोलियां मेजर वरदराजन की जा लगी। वह आउट हाउस से बाहर निकले। वह ठीक देख रहे थे। हमने सोचा कि वह ठीक है, घर के बाहर की गई घेरेबंदी में शामिल एक अधिकारी ने बताया, लेकिन उसके बाद वो अचानक गिर गए। जवानों को ये यकीन नहीं था कि अल्ताफ वानी मारा जा चुका है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि विक्रम के साथ क्या हुआ। मेजर वरदराजन को जब वहां से बाहर निकाला गया तो उनकी सांस भारी हो रही थी, लेकिन वो इतने बहादुर और जांबाज सैनिक थे कि यह पता ही नहीं चला कि उन्हें 3 गोलियां लगी हुई हैं और तेजी से उनका खून बहता जा रहा है। मेजर वरदराजन को एक ऑफिसर वहां से बाहर ले जाने के लिए आया तो उन्होंने कहा, यार हमने उसे ढेर कर दिया, लेकिन बदकिस्मती की हमारा विक्रम नहीं रहा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मुझे भी गोली लगी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतना कहने के बाद वह बेहोश हो गए। मेजर वरदराजन को श्रीनगर में सेना के 92 बेस अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ चुकी थी।
इलाके में वही एक अस्पताल था जहां लड़ाई में घायल हुए जवानों का इलाज किया जा सकता था। कर्नल दबास ने रास्ते में से ही पुलवामा के सिविल अस्पताल को सचेत कर दिया था कि ऑफिसर गंभीर रूप से घायल है। उन्होंने अस्पताल स्टाफ से कहा कि ये ऑफिसर को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाने से पहले उनकी हालत को स्थिर करने और संभव हो तो उन्हें होश में लाने के लिए इंतजाम करके रखें। लेकिन मेजर वरदराजन काजीपथरी गांव के बाद कुछ किलोमीटर से आगे नहीं जा सके। उन्होंने अपनी यूनिट के 2IC और रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर की बाहों में दम तोड़ दिया। मेजर वरदराजन ने काजीपथरी अभियान से करीब पखवाड़ा भर पहले ही 12 अप्रैल 2014 को अपना 31वां जन्मदिन मनाया था। वह ऐसा दिन था जिसे उनके सीईओ कभी नहीं भूल पाएंगे। कर्नल एक ऑफिसर मेजर आशीष धनखड़ को छोड़ने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। मेजर आशीष का यूनिट में कार्यकाल खत्म हो चुका था। उन्होंने मेजर वरदराजन को उनके कंपनी ऑपरेटिंग बेस से लिया और एक लग्जरी होटल में उन्हें शानदार लंच करवाया। जब दोनों ऑफिसर श्रीनगर की ओर लौट रहे थे तो एक चीज पर मामला फंस गया, जिसे सुलझाने की जरूरत थी। क्या उन्हें ताज जाना चाहिए या ललित? कर्नल दबास को याद है कि उन्होंने मेजर वरदराजन से कहा कि ताज से खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जबकि ललित बहुत बढ़िया खाना खिलाने के लिए मशहूर है। मेजर वरदराजन ने तुरंत हाजिर जवाबी दिखाई, सर पहले ताज चलते हैं फिर ललित। कर्नल कुछ कह नहीं सके। दोनों पहले ताज गए और वहां उन्होंने चॉकलेट ब्राउनी खाए और ललित जाने से पहले गर्मागर्म कैपेचिनो कॉफी का मजा लिया। ललित में उन्होंने कुछ बोतलें बियर की खाली की और दोपहर में शानदार लंच किया। हमेशा किसी न किसी मिशन में लगे रहने वाले सैनिकों की तरह जिंदगी में इस प्रकार के मौके मिले ही आते हैं। मेजर वरदराजन यूनिट के सहायक सैनिक अधिकारी मेजर अंकुर दत्ता को ऐसे शानदार लंच से चूक जाने के लिए चिढ़ाने की योजना बना रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने सीईओ को सलाह दी कि वे दोपहर के लंच की कुछ तस्वीरें लें और उन्हें 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के बाकी लोगों के साथ शेयर करें। कर्नल दबास ने मेजर वरदराजन की शहादत के 3 दिन बाद उनकी पत्नी इंदु रेबेका को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र कुछ इस तरह किया था। जब उसने वे तस्वीरें देखी तो उन्हें शेयर करने से मना कर दिया। तो उसने सोचा कि वह बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि मैंने वे तस्वीरें शेयर की थी। इसी चिट्ठी में उन्होंने आगे लिखा था, अब वह मेरी हमारी यूनिट का ऐसा स्तंभ है जिस पर हमारा इतिहास टिका रहेगा। पलटन और सेना उसकी कर्जदार है। उसका कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते मैं उसका आभारी हूँ कि उसने मुझ में इतना भरोसा जताया और हमने बहुत सी सुनहरी यादें साझा की। हम एक दूसरे के साथ जी खोलकर हंसे जब भी उसका जिक्र आएगा। मैं गर्व से सीना तानकर कहूँगा, हाँ मैं उसे जानता हूँ। वह मेरा सबसे बेहतरीन अफसर था। मेजर वरदराजन की यूनिट के लोग इस बात को जानते थे कि चाहे उनका दिन कितना भी मुश्किल भरा क्यों न बीता हो, वो हमेशा सबके जन्मदिन और सालगिरह पर खूब जश्न मनाते थे। सबकी खुशी और दुख में हमेशा साथ खड़े नजर आते थे। 24 मार्च को सीईओ का जन्मदिन था। मेजर वरदराजन अपनी QRT टीम और एक दूसरे कंपनी कमांडर के साथ आधी रात के समय उनके घर पहुंचे। कर्नल दबास याद करते हैं, वह सबके लिए ऐसा करता था। वह मेरी ही तो था। रिश्तों की गहराई उसके लिए बहुत मायने रखती थी। 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के ऑफिसर कहते हैं कि यह मेजर वरदराजन की ताकत और उसका तगड़ा लीडर ही था, जो उसे इतनी गोलियां लगने के बावजूद 1 घंटे से अधिक समय तक जिंदा रख सका। काजीपथरी ऑपरेशन में शामिल रहे एक और अधिकारी ने बताया, जिस तरह से उनका खून बह रहा था, मुझे पता था कि वह इससे उबर नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हम किसी चमत्कार की उम्मीद में प्रार्थना करते रहे। मेजर वरदराजन को एम्बुलेंस में रवाना किए जाने के बाद 2 जवानों ने आउट हाउस से अल्ताफ वानी की लाश को बाहर निकाला। उसके सिर, गर्दन, पेट और हाथ पैरों में गोलियां लगी थीं। मेजर वरदराजन ये सुनिश्चित करके ही माने थे कि वानी में कुछ भी बचा न रहे। मेजर वरदराजन के आखिरी शब्द उनके सीईओ को हमेशा याद रहेंगे। कर्नल दबास कई दिनों तक ये सोचते रहे कि आखिर ऑफिसर ने यह बात क्यों कही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया है।
कर्नल डबास कहते हैं, मुझे इस बात का मतलब यही समझ में आया कि मैरी को अपनी युद्धकला और लड़ाई के हुनर पर इतना अधिक भरोसा था कि उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि आतंकवादियों की गोली उसे लगी है। कर्नल डबास बाद में तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनकर गए थे। ऑपरेशन के एक दिन बाद कर्नल डबास ने 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के सूबेदार मेजर को फोन किया। वह यूनिट में सबसे वरिष्ठ सैनिक थे। कर्नल डबास ने उनको बताया कि वह मेजर वरदराजन की चार्ली कंपनी से मिलना चाहते हैं। अपने 2 बहादुर जवानों को खोने के बाद चार्ली कंपनी का मनोबल निश्चित रूप से गिर गया होगा। कर्नल डबास ने मेजर वरदराजन की क्यूआरटी टीम के साथ डिनर किया। कुछ शब्द बोले गए। उस रात दुख पर गर्व की भावना भारी पड़ रही थी। कर्नल डबास ने कहा, मैरी में मैंने एक खास लड़ाकू देखा था। मैं उसे समझ सकता हूँ। उसमें अपने संसाधनों से बेहतर तरीके से काम लेने का सत्य था और साथ ही उसमें इतनी आक्रामकता थी कि वह लड़ाई को मनचाहे अंजाम पर ले जाने की ताकत रखता था। उसकी चार्ली कंपनी एसएफ यूनिट की तरह ही थी। बाद में कर्नल डबास को पैरा एसएफ यूनिट में कमीशन किया गया और उसके बाद एक अन्य पैरा एसएफ यूनिट में भेजा गया। कर्नल डबास के लिए वह क्षण सबसे गौरव का था जब उन्हें पता चला कि मेजर वरदराजन की क्यूआरटी डिवीजन स्तर की प्रतियोगिताओं में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहेगी। इस प्रतियोगिता में 9 बटालियनों में से हर एक से 6 टीमें होंगी और ये वे टीमें होंगी जो विक्टर फोर्स का हिस्सा थी। विक्टर फोर्स जम्मू व कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा इलाकों में ऑपरेशंस की निगरानी करती है। मेजर मुकुंद वरदराजन को मरणोपरांत देश के शांतिकाल के सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देने की घोषणा की गई। अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति के हाथों इस पुरस्कार को लेने के लिए इंदु दिल्ली आई थी। इंदु ने उस शाम एनडीटीवी के साथ एक साक्षात्कार में कहा था, हिंदुस्तान को मुकुंद की बहादुरी देखनी चाहिए, मेरा दुख नहीं। इंदु उसके बाद अपनी बेटी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई। वो टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहती थी। इस विषय के साथ उनका नया ही लगाव शुरू हुआ था। इंदु कहती है, मैंने कई बार अपनी 6 साल की बेटी को बहुत बढ़िया तरीके से यह बताने की कोशिश की कि वह कितने शानदार इंसान थे। हाल ही में बाहुबली देखने के बाद हम दोनों के बीच इस बात को लेकर आम राय बनी कि अप्पा हमारे बाहुबली हैं, क्योंकि वो सबसे ताकतवर थे और अपनी ड्यूटी करते हुए उन्होंने वह सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। यह बात सच है, मेरे लिए वह एकदम सही थे। वो परफेक्ट थे या नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम किया। मेजर वरदराजन का प्रशस्ति पत्र कहता है कि उन्होंने हमलावर टीम की कमान खुद संभाली और जिस घर पर निशाना था उसे गिराने के लिए अंतिम क्षणों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया। प्रशस्ति पत्र में उनकी आक्रामक कार्रवाई तथा 24 घंटों के भीतर चुनाव अधिकारियों पर किए गए हमले का बदला लेने का खास तौर पर जिक्र है। इसके चलते जनता का लोकतंत्र में भरोसा बहाल हुआ। प्रशस्ति पत्र में आगे कहा गया है, मेजर वरदराजन ने बड़ी ही बहादुरी का परिचय दिया और नेतृत्व की एक अद्भुत मिसाल पेश की तथा आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके दोस्त सिपाही विक्रम सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये देश का शांतिकाल में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुकुंद अक्सर अपनी पत्नी इंदु से यह वादा करने को कहते थे कि यदि कर्तव्य की राह पर चलते हुए उन्हें कुछ हो गया तो वह कभी रोएंगी नहीं। इंदु ने इस वादे को बहुत गंभीरता से लिया। मेजर वरदराजन के पार्थिव शरीर को जब चेन्नई ले जाया गया तो देश भर में देशवासियों ने इंदु के चेहरे की शांति और मनोबल की मजबूती देखी। वह अपनी 3 साल की बेटी अर्शिया के साथ अपने पति के ताबूत के पास खड़ी थी। इंदु याद करती हैं, यह एक ऐसा क्षण है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुकुंद ने मुझसे कहा था कि उनके माता पिता और मैं उसके भगवान हैं। मैं इस बात को समझ सकती थी कि वे माता पिता को भगवान मानते हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझे भी उस पायदान पर बैठा दिया तो मैं डर गई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। वह इसे अलग तरह से देखते थे।
जिस दिन हमारी बेटी हुई, उसी दिन से वे उसे भी अपना भगवान कहते थे। उन्होंने एकदम सही मायने में हम लोगों को वैसे ही प्यार किया, जैसे कोई अपने देवता को करता है। ऐसे प्यार के आगे कोई कैसे नतमस्तक होगा। कर्नल दबास कहते हैं, वह अक्सर कहती कि उन्हें कभी हारना नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुकुंद से वादा किया था। हम हर रोज इंदु के साहस और हिम्मत से प्रेरणा लेते हैं। मेजर वरदराजन को मरणोपरांत जो अशोक चक्र प्रदान किया गया, वह बहादुरी के लिए उन्हें मिला पहला पुरस्कार नहीं था। उनके सीईओ ने सबसे पहले अल्ताफ बाबा ऑपरेशन की सफलता के लिए जून 2013 में उनके नाम की सिफारिश पुरस्कार के लिए करने की योजना बनाई थी। लेकिन मेजर वरदराजन को इसका पता नहीं था। ऐसी सिफारिशें हमेशा गोपनीय रखी जाती है, लेकिन युवा अफसर को इसके बारे में कहीं से पता चल गया। वे सीईओ ऑफिस में गए और इस बात पर अड़ गए कि यदि पुरस्कार के लिए किसी के नाम की सिफारिश करनी है तो ये पुरस्कार उनकी कंपनी के उन 2 युवा सैनिकों को दिया जाए, जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान स्काउट की भूमिका निभाई थी। मेजर वरदराजन ने विनती करते हुए कहा था, सर, बहुत बढ़िया काम किया है, दोनों ने वे पुरस्कार के हकदार हैं। वो जो चाहते थे उसे हासिल कर ही लेते थे। उसके तुरंत बाद ही दोनों सैनिकों को बहादुरी के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया। कर्नल दबास ने इंदु को जो 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी, उसका एक एक शब्द एक सीईओ के जज्बातों से भरा हुआ था। वह सीईओ जिसके दिल में अपने से 8 साल छोटे सैनिक के लिए सम्मान था और जो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने लिखा, हम में से जो भी उसे जानता है, वह अपने साथी की शहादत के दुख से उबरने का रास्ता तलाश ही लेगा। दुख धीरे धीरे हल्का हो जाएगा और जब ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो केवल एक चीज बाकी रहेगी, अपने दोस्त पर गर्व। इंदु कहती हैं, ईमानदारी से कहूँ तो उनके माँ बाप और मेरे लिए हर दिन एक नई जंग है। कुछ दिन बाकी दिनों के मुकाबले अधिक मुश्किल भरे होते हैं। उनके माता पिता के लिए वह एक बेटा थे जो उन्हें हर क्षण चाहता था। हम सब के उन्होंने प्यारे से नाम रख रखे थे और हम उनके मुंह से खुद को उन नामों से बुलाए जाने के लिए तरसते रहते थे। हम उनके गालों पर पड़ने वाले डिंपल वाली मुस्कान देखने को तरसते हैं। वो मुस्कान होती तो हमारे बर्फ की तरह सर्द हो चुके दिलों को कुछ गर्माहट मिलती। यह आसान नहीं है और यह आसान कभी होगा भी नहीं। लड़ाई ये भी है कि भीतर ही भीतर होने वाले इस संघर्ष को छुपाया जाए और दिन को जितना हो सके खुशी के साथ गुजारा जाए, क्योंकि वो जिंदा होते तो यही चाहते। उनका जाना हमारे लिए कितनी कड़ी परीक्षा है, वो कोई मजाक नहीं है और ये मेरी बेटी में भी नजर आता है। वह अक्सर मुकुंद की तस्वीरों को छुपा कर रख देती है, क्योंकि उसे भी यह चिंता रहती है कि मैं या उसके दादा दादी उन्हें देखकर उदास हो जाएंगे। इससे यह बात तो पक्की है कि वह अपने पापा पर गई है, क्योंकि जिस तरह से वह चिंता करती है और प्यार करती है, वैसा ही मुकुंद करते थे। हमारी जिंदगी में अब हमारी बेटी ही एक उम्मीद की किरण है। जब भी ड्रिंक्स का दौर चलता तो मुकुंद के लिए हमेशा एक ही विषय होता बात करने के लिए। वह कहते कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तो वह पहले ही जीत चुके हैं। अपने परंपरावादी माता पिता को अपने समाज से बाहर की एक लड़की से शादी करने के लिए मनाना। अगस्त 2009 में मुकुंद की उम्र थी 26 साल और आर्मी ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 3 साल ही हुए थे कि मुकुंद और इंदु की शादी हो गई। इंदु बताती हैं, शादी करना आसान नहीं था। रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने दोनों के माँ बाप को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन हम अपने प्यार को लेकर बड़े ही स्वार्थी थे। हमारे माँ बाप भी सारी गलतफहमियों के बावजूद हमारे साथ खड़े रहे। मेरे माँ बाप ने राजी होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लिया, क्योंकि वे अपनी लाडली बेटी किसी को सौंपने जा रहे थे, लेकिन मैं सारी मुसीबतों से केवल इसलिए निकल पाई क्योंकि हमें एक दूसरे पर बहुत भरोसा था और मुकुंद को ये भी पता था कि मैं अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकती। मुझे पता था कि वह इंतजार करेंगे और यह भी पता था कि हमारे दोनों के आदर्श एक समान हैं। अपने माता पिता को मनाने में मुझे 5 साल लग गए और उसके बाद कहीं जाकर शहनाई बजी। कुछ ही क्षणों में वह सब कुछ खत्म हो जाना, इसे तो कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिताना बहुत मुश्किल होता है। वह इंसान जिसने कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा और जिसने दुनिया को दिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा, और वही आज मेरे पास नहीं है।
शादी को 3 साल हो गए थे। दिसंबर 2012 में मेजर वरदराजन 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा बनने के लिए कश्मीर घाटी आ गए। मेजर वरदराजन की यादों से जुड़ी कहानियां कर्नल दबास याद करते हैं। यदि यूनिट के अफसरों को अपने सीओ से किसी मुश्किल मुद्दे पर बात करनी होती तो वे मेजर वरदराजन को पकड़ते और उससे कहते कि वो बॉस से बात करें। वह बात को ऐसे घुमाता कि मेरे पास उसकी हर बात को मानने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। आतंकवादी ऑपरेशन में शानदार भूमिका निभाने के अलावा मेजर वरदराजन मजाकिया भी कुछ अलग ही किस्म का थे। यूनिट में हर किसी को पता था कि यदि मेजर वरदराजन आज कुछ खास ही खुश नजर आ रहे हैं तो समझ जाओ कि उन्होंने आज जमकर मजाक ही मजाक में किसी की धुलाई की है। मुकुंद अपने माता पिता वरदराजन और गीता को बहुत याद करते थे। उन्हें पता था कि वे हर रोज उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन जब वो बात करते थे अगर समय होता तो वो अपनी माँ से 1 घंटा बात करते थे। मेजर वरदराजन का सपना था कि वे अपने माता पिता को चेन्नई में एकदम नए अपार्टमेंट में ले जाएं। मौत से 1 महीना पहले ही उस अपार्टमेंट को खरीदने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं। उनके जाने के बाद और जब परिवार उनकी मौत के बाद थोड़ा संभला तो इंदु ने सबसे पहले ये काम किया। इंदु की अप्रैल की उस सुबह मुकुंद से हुई आखिरी बात कभी नहीं भूलेगी। उसी दिन वह अपने आखिरी ऑपरेशन पर गए थे। इंदु बताती हैं, कुछ ही दिन पहले हमारी ऐसे ही किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। हमेशा की तरह वही बातें कि मुझे उनके साथ अधिक समय बिताने की जरूरत महसूस होती है। उसी दिन हमारा झगड़ा सुलझ भी गया, क्योंकि हम दोनों कभी भी लड़ाई को अनसुलझा नहीं छोड़ते थे। 25 अप्रैल की सुबह हमारी सामान्य सी बात हुई। उन्होंने अर्शिया से बात करनी चाहिए और उससे स्पीकर पर बात की। हमने उनको बताया कि हमें उनकी याद आती है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अर्शिया को बाहर घुमा लाऊं और हम दोनों मस्ती करें, कुछ शॉपिंग करें। उन्होंने कहा कि वह हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं। उन्हें आराम करने का ज्यादा समय नहीं मिलता था। अक्सर गश्त लगाकर तड़के लौटते थे और मुझे बस कुछ ही सेकंड के लिए फोन करते और फिर थोड़ी देर के लिए सोने चले जाते। उन्हें कुछ देर बाद फिर से उठना होता था। उस दिन हमने कुछ जल्दी ही एक दूसरे को गुड बाय बोल दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह व्यस्त हैं और उन्हें कुछ आराम की जरूरत है। अनहोनी का किसे पता था। कर्नल दबास के व्हाट्सएप प्रोफाइल पर उनकी अपनी तस्वीर नहीं है और उनके स्टेटस संदेश में भी वही तस्वीर नजर आती है, मुकुंद और विक्रम सलाम। 3 साल तक वे अपने फोन की इस सेटिंग को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एसएफ कर्नल के दिलो दिमाग में दोनों बेहतरीन सैनिकों के रूप में दर्ज हैं। वे 2 सैनिक जिनके बारे में वे हर रोज सोचते हैं। वे 2 सैनिक जिन्हें वे जिंदगी भर याद रखेंगे। कर्नल दबास कहते हैं, मैं हर रोज उन्हें याद करता हूँ। कर्नल के स्टडी रूम की दीवार पर मेजर मुकुंद वरदराजन और सैनिक विक्रम सिंह की तस्वीर लगी है। इंदु अपने पति की बटालियन के संपर्क में रहती हैं। वह कहती हैं, सेना कभी किसी को पीछे नहीं रहने देती और हम लोगों का एक समूह भर नहीं है, बल्कि पूरा एक परिवार है जो एक ही साझा पेशे से एक दूसरे के साथ बंधे हैं। वे मुझे दिलासा देते रहते हैं और हर तरह की मदद को हमेशा आगे रहते हैं। मुझे इस बात का भरोसा है कि भविष्य में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। कर्नल दबास कहते हैं, जंग के मैदान में शहीद होना एक सैनिक के लिए सर्वोच्च सम्मान की बात होती है। हम वहां मरने के लिए नहीं जाते, लेकिन यदि मौत आती भी है तो हमें उसका जश्न मनाना होता है। इसे केवल वही सैनिक समझ सकते हैं जिन्होंने लड़ाई में एक बार खून बहाया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कृपया कमेंट में हमें बताएं कि कैसे लगी आपको ये कहानी। और भी इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। If you like the story, then please don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos with your friends. Stay tuned for more upcoming stories. Thank you for watching the video.